चर्चा विद चित्रा में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सपोर्टिंग एक्टर से सुपरस्टार तक, 12th फेल से राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता तक, ऐसी कहानी है विक्रांत मैसी की। आज खुद हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन इससे भी दिलचस्प बात यह है, जब इनका जन्म नहीं हुआ था उस समय शाहरुख खान ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कर दी थी, और जब दिल्ली में एक ही मंच पर दोनों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाए तो वो अद्भुत लम्हा इनके लिए यकीनन रहा होगा। बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। कैसे हैं विक्रांत आप? थैंक यू सो मच। बहुत मैं ठीक हूँ। सो गुड टू सी यू एंड थैंक यू फॉर ऑल योर काइंड वर्ड्स। थैंक यू सो मच। कमाल का परफॉर्मेंस आपका 12th फेल का, और उससे भी कमाल ये रहा कि जब आपने शाहरुख खान के साथ उस मंच को शेयर किया और सबने जबरदस्त तरीके से आपकी तारीफ की है कि इतनी कम उम्र में इन्होंने इतना बड़ा माइलस्टोन हासिल किया है। जब लोग इस तरह से तारीफ करते हैं कैसा लगता है? और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता से जब मैं बात कर रही हूं तो फिर मन में क्या ख्याल आता है? ये इतनी बड़ी उपलब्धि किन शब्दों में बांधेंगे आप? अभी तक सिंक इन नहीं हुआ है मैम, एंड ये यू आर रियली जेनरस टू सॉर्ट ऑफ से दीज थिंग्स। राष्ट्रीय पुरस्कार और विजेता, ये चीज़ें बहुत अब तक सिंक इन नहीं हुई हैं, और अच्छा लगता है। पर कहीं ना कहीं इस बात का भी एहसास है कि इतना मान, इतना सम्मान आपने दिया है, सब दे रहे हैं, तो अब आपके समय और आपकी कीमती कमाई के लायक होना है, अच्छा काम करना है और अच्छी कहानियाँ कहनी है। कब पता चला कि आपको राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? मुझे जिस दिन राष्ट्रीय पुरस्कार अनाउंस हो रहे थे शाम को, यहाँ पे मैं भारत में था नहीं, मैं साउथ अमेरिका में था। अच्छा। और मुझे कुछ मैसेज आ गया था, अवार्ड अनाउंस हो रहे हैं और कंटेंशन में तुम हो। बट जब वो मैसेज आ गया था तो मैं सुबह उठ के बैठ गया था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ सुबह थी। ये आपको नहीं पता चलता है कि आपको अवार्ड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पर कहीं ना कहीं जूरी ने आपको कंसिडर किया है, फिल्म को कंसिडर किया है। फिल्म के लिए काफ़ी चर्चा हमारी चल रही थी कि 12th फेल को शायद बेस्ट फिल्म मिल सकता है, तो जब मिला तो बड़ा अच्छा लगा। हाँ, ये सही बात है। और उसमें आपकी कमाल की एक्टिंग, और उस फिल्म को देखने के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि आपने एक्टिंग की है। दरअसल एक्टिंग ने अपनी जगह बना ली थी विक्रांत के भीतर। आपने बहुत कड़ी मेहनत भी की, अपने चेहरे को टैन करने के लिए घंटों घंटों धूप में आप खड़े रहे। उसकी पूरी कहानी क्या है? क्योंकि जब एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता को पूरा देश इस तरह से देखता है, उसके पीछे के संघर्ष की कहानी अधूरी रह जाती है। तो मैं चाहूंगी वो शून्य से रिस्टार्ट जो आपका ही डायलॉग है जी। तो कैसे इस फिल्म के लिए अपने आप को तैयार किया आपने? बहुत तैयारी करनी पड़ी, क्योंकि जो हमारे निर्देशक जी हैं, निर्माता जी हैं, विधु विनोद चोपड़ा जी, वो बहुत ही भयंकर टास्क मास्टर हैं। वो कॉम्प्रोमाइज़ का सी भी उनके जीवन में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब पहली बार मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि तू 34 साल का है, 19 साल का कैसे लगेगा तू? तो मैंने कहा मैं वज़न घटा लूँगा। तो 8 किलो वज़न घटाए। फिर उसके बाद मेकअप नहीं लगाना था। हम चेहरे को डिजिटली कुछ नहीं करना चाहते थे। अच्छा। वो डी एजिंग प्रोसेस जो होती है, वो डी एजिंग डिजिटली हमको करनी ही नहीं थी। तो मैंने कहा कि ठीक है, फिर उसके लिए हम मेकअप नहीं लगाते हैं, मैं टैन हो जाता हूँ। आपने खुद कहा ऐसा कि मेकअप नहीं लगाते हैं और टैन हो जाते हैं? ये सर का डिसीजन था। अच्छा। लेकिन पूरी टीम होती है और एक कलेक्टिव कंसेंसस होता है। तो जो सर का आदेश था कि मेकअप मुझे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं, इंडोर लाइटिंग, आउटडोर लाइटिंग, एक वो कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए। वो मैं एक छोटा उदाहरण आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हम मसूरी में शूट कर रहे थे, पूरे 12 घंटे की हमारी शूटिंग हुई। रात को जब सर ने बैठ के फुटेज देखी तो कंटिन्यूटी में एक ग्लिच था। एक सीन था जहाँ पे मैं श्रद्धा जोशी के घर जाता हूँ, जो मेधा शंकर का किरदार था, उनके घर जाता हूँ। तो मेरी दाढ़ी सर को लगा कि उसकी कंसिस्टेंसी नहीं है। हमने 2 दिन बाद जाके दोबारा 12 घंटे शूट किया है। क्या बात कर रहे हैं आप? जी। सिर्फ एक थोड़ी सी दाढ़ी, हल्की सी दाढ़ी के लिए, जहाँ पे उनको लगा कि वो आउटडोर से इंडोर जब आता है उसमें कहीं एक बारीक सा फर्क दिख रहा था, जिसे शैडो कहते हैं। हाँ। जो एक वो हल्की शैडो शायद होगी। तो वी रीशॉट दैट। सो दैट इज द वे ही अप्रोचेस वर्क एंड दैट सूट्स मी आल्सो एज एन एक्टर। तो आपने कहा नहीं कि 12 घंटे की शूटिंग हो चुकी है, अब तो छोड़ देते हैं, थोड़े नखरे भी तो आ जाते हैं जब एक्टर इतना बड़ा हो जाता है। आपने इतनी कमाल की फिल्में दी तो फिर लगा सर छोड़ देते हैं, 12 घंटे फिर दोबारा क्यों खर्च करते हैं? आप विनोद जी को नहीं जानते, उनके सामने कोई नखरे नहीं कर पाया आज तक।
तो मैं किस खेत की मूली हूँ। लगभग 50 सालों से वो फिल्म बना रहे हैं एंड एज आई सेड कि वो एक परफेक्शन की खोज जो है वो कहीं ना कहीं मुझे भी सूट करती है। 3 महीने की शूटिंग के लिए 1.5 साल हमने तैयारी की है। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि वज़न घटाया, टैन किया, उस टैन के लिए मुझे याद है हम चंबल में थे और वहाँ की गर्मी जो होती है चुभती मतलब पियर्सिंग हीट जिसे कहते हैं। तो सरसों का तेल लगा के मैं छत पे बैठ गया और मुझे लगा कि अच्छा अब तो मेकअप करना नहीं, एक टैन चाहिए, तो एक यूनानिमस टैन हो। बस फिर उसके बाद जब चमड़ी निकलने लगी तब उस बात का एहसास हुआ कि अच्छा ये प्लान फ्लॉप हो गया, कुछ और करना पड़ेगा। कितनी देर तक बैठे आप चंबल की? क्या एक तो ये एरिया ही 2 घंटा काफ़ी है। 2 घंटे दिन के 2 घंटे काफ़ी हैं। धूप में बस इसलिए क्योंकि हमारे स्किन का कलर चेंज हो जाए जी, और मेकअप नहीं लगाना था, वो डी-एज नहीं करना था डिजिटली। और 12th फेल में कोई भी हमने डिजिटली कुछ इन्हेंस नहीं किया है। जो ऑडियंस आप देख रहे हैं, जो 500-700 जूनियर्स आप देख रहे हैं, वो 500-700 लोग हैं। वहाँ पे क्राउड मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो जब विधु जी ने आपके पास आकर ये रोल आपको ऑफर किया तो उस समय क्या ख्याल आया? क्योंकि एक रियल कैरेक्टर को जीना था जो इतना आसान भी नहीं था, जिसने बिल्कुल गरीबी से आज इतना बड़ा मकाम हासिल किया हो, तो उस कैरेक्टर में अपने आप को कैसे ढाला आपने? ये इतनी यूनिवर्सल कहानी है और ये इतनी इंडियन कहानी है कि इफ़ नॉट डायरेक्टली कहीं ना कहीं हम सब ने अपने आप को मनोज कुमार शर्मा में पाया है। बिल्कुल। और शायद इसीलिए सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व भर में लोगों ने इस फिल्म को इतना सम्मान दिया है। अगर मैं चीन की बात करूं तो शंघाई फिल्म फेस्टिवल पे जब मैं वहाँ था, वो मैंड्रिन सबटाइटल्स में पढ़ के लोग इतना रोए हैं वहाँ पे, क्योंकि इतनी यूनिवर्सल है वो कहानी। तो ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा अपने आप को उस किरदार में ढालने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे मेरे खुद के निजी जीवन के एक्सपीरियंसेस रहे हैं जो मनोज कुमार शर्मा जी के जीवन से मिलते हैं। जैसे अब इतना संघर्ष तो नहीं करना पड़ा है। हाँ। लेकिन ये सवाल आपसे मेरा इसलिए है क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है कि आपको कोई फैमिली सपोर्ट नहीं रहा, या आपने 2007 में पहले छोटे पर्दे से छोटी सी भूमिका से शुरुआत की। 2004 में 2004 से शुरू की। अच्छा, और उसके बाद इतना लंबा संघर्ष आपने देखा, मतलब सक्सेस तक आते आते कई बार ऐसा लगा होगा कि पता नहीं ये इंडस्ट्री मुझे उस तरह से सपोर्ट करेगी नहीं करेगी। हमने मिर्ज़ापुर में आपका कैरेक्टर देखा, उसके बाद हसीन दिलरुबा उसका रीमेक आया, ऐसे तमाम फिल्में हैं जिसका मैं जिक्र कर सकती हूँ, या OTT प्लेटफॉर्म पर। लेकिन जब एक सफल व्यक्ति को हम देखते हैं तो उसके पीछे का जो संघर्ष होता है वो दरअसल उसकी मिसालें दी जाती हैं। जो असफल हो जाता है उसको लोग काउंट नहीं करते हैं, लेकिन जो असफल होकर फिर से रीस्टार्ट करके सफल होता है लोग उसको काउंट करते हैं। इसलिए आपकी ज़िंदगी हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच चित्रा जी। मैं इतनी सराहना का आदी नहीं हूँ, तो मैं थोड़ा सा शाय किस्म का हूँ, तो ये मैं क्या ही कहूँ। आई थिंक संघर्ष हम सबके जीवन में होते हैं। जैसे आपने कहा कि सबके अपने अपने स्ट्रगल्स होते हैं। देखिए, मेरे भी अपने रहे हैं, आपके भी अपने रहे हैं, सबके रहे हैं, तो क्या ही कहूँ मैं। आई मीन बस ये है कि उस वक्त एक्टिंग में सपोर्ट उस तरह से नहीं मिलना, कभी किसी डायरेक्टर, मैं नाम नहीं चाहूंगी, लेकिन किसी ने बुलाकर फिर कहोगे नहीं नहीं तुम तो अभी तुमको हीरो नहीं बनाया जा सकता। क्या नहीं, वो तो विनोद सर ने भी कहा था। क्या कहा? वो तो विनोद सर ने भी कहा था कि तू तो टीवी एक्टर है, तेरी पिक्चर देखने थिएटर में कोई क्यों आएगा। और वो कहीं ना कहीं सच भी था उस वक्त। तो किस वक्त ये बातें उन्होंने कही थी? ये जब हम डिस्कशन कर रहे थे कि हम काम करें साथ में कि नहीं करें, 12th फेल की बहुत पहले, मतलब शूट से भी 1.5-2 साल पहले की बात है ये। बट अगर हम संघर्ष की बात करें तो हम सबके जीवन में स्ट्रगल्स रहते हैं। कोई 16 साल का बच्चा बाय चॉइस घर के बाहर जाके काम नहीं करना चाहता है। जब आप उसी बिल्डिंग से उतर के जब आप क्रॉस करते हैं और आप देखते हैं कि आपके दोस्त क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, और आपको ट्रेन पकड़ के काम पे जाना है, तो कोई कारण होते हैं उसके। आई हैड टू सपोर्ट माई सेल्फ, माई फैमिली फर्स्टली टू बिगिन विथ। आई हैड टू सपोर्ट माई ओन एजुकेशन, क्योंकि मैं पढ़ना चाहता था। मैं ड्रॉप आउट नहीं बनना चाहता था जीवन में।
तो निकल गए और कोई रिग्रेट नहीं है। और रहा सवाल टेलीविज़न से 2004 से शुरुआत करने का, टफ था क्योंकि अनफॉर्चुनेटली तब एक परसेप्शन ये भी था कि टीवी एक्टर्स फिल्मों में काम नहीं कर सकते हैं और अगर वो करेंगे तो वो हीरो के दोस्त बनेंगे, जो मेरी शुरुआत भी कहीं ना कहीं वैसे ही हुई। बस वो उससे आगे नहीं जा पाएंगे। तो वो एक जो इंटरनल स्ट्रगल रहा है वो तो आज भी चल रहा है। अभी भी बहुत सी कहानियाँ कहनी हैं, बहुत से लोगों को रिप्रेजेंट करना है, तो वो स्ट्रगल चलती रहेगी। और कहीं ना कहीं अभी की जो उम्र है ना, मतलब उसको हम यही कह सकते हैं कि अभी तो ये शुरुआत हुई है जी, क्योंकि आपने इतने कम समय में इतनी हिट फिल्में देकर इतनी बड़ी कामयाबी शोहरत हासिल की है, जिसका ख्वाब हर कोई जो भी मुंबई जाता है, इस फील्ड में जाना चाहता है, वो उसको अर्जित करना चाहता है। लेकिन अब मैं आ जाती हूँ शाहरुख खान के साथ, जब आपको ये अवार्ड दिया गया तो किस तरह का एक्सपीरियंस था? क्योंकि इसके पहले 12th फेल के लिए मैंने देखा, जब करीना कपूर ने आपकी तारीफ की थी तो आपने बड़ा ही प्यारा सा वहाँ पे आंसर किया था। हाँ, मतलब ये जो नाम आप ले रही हैं, शाहरुख सर, करीना मैम, ये वो लोग हैं जिनको हम आज भी उन चकाचौंध नज़रों से देखते हैं। और जब ये आपको आपके नाम से जानते हैं, जब ये आपका काम देखते हैं तो और सराहना करते हैं तो बहुत खुशी होती है। नाम से क्या जानते हैं? अब शाहरुख खान ने आपके साथ, आपको मिला, उनको मिला, फिर उनको पता चल गया ना कि एक्टिंग में इतनी कम उम्र में तो मैं कहीं खड़ा भी नहीं था। पर ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि अभी जैसे श्री अमिताभ बच्चन जी मेरा नाम जानते हैं, तो ये कितनी बड़ी बात, कभी सोचा नहीं था हमने। वो आपका नाम क्या जानते हैं? वो आपकी फिल्में देखते होंगे बैठ के, कभी मैसेजेस इस तरह से नहीं आए कि आपने कमाल की एक्टिंग की है? नहीं, उन्होंने कहा है मुझे। हाँ। और 12th फेल के लिए ख़ास तौर पे तो अच्छा लगता है। और राष्ट्रीय पुरस्कार जब आप शाहरुख खान जैसी शख्सियत के साथ अगर आप शेयर करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा, आपसे बात करते करते एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। आपने कहा कि मैं शाय नेचर का हूँ, आपसे बात करके लग भी रहा है कि आप अपने आप को थोड़ा कम आंकना चाहते हैं कि अमिताभ बच्चन मुझे मेरे नाम से जानते हैं, शाहरुख मुझे नाम से जानते हैं, यही बहुत है। लेकिन आप आपके उम्र वाली पीढ़ी में शायद मौजूदा वक्त में आप सबसे आगे जाकर खड़े हो चुके हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब आप एक्टिंग में आते हैं तो आप बिल्कुल अलग अलहदा होते हैं, बोल्ड किरदार कई जगहों पे हमने देखा। और जब इस तरह से पर्सन टू हमारी जब बातचीत हो रही है तो एक बहुत ही प्यारा सा, अच्छा, अनुशासित एक स्टूडेंट कह सकते हैं एक्टर, तो ये दो अलग अलग किरदार कैसे लेकर चलते हैं? आई थिंक ये मेरी वाइफ कहती है कि कैमरे के सामने तुम्हारी स्प्लिट पर्सनालिटी आ जाती है। तो बिल्कुल अलग, आई थिंक जैसे किसी ने कुछ ऐसे छू मंतर कर दिया हो कैमरे के सामने जाते हैं। एंड दैट इज ट्रू, मुझे बहुत लोग कहते हैं। और ख़ास तौर पे मेरी वाइफ मुझे कहती है कि यार तुम कहीं बाइपोलर तो नहीं हो, तुम स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर तो नहीं है तुम्हें कहीं, कि यू आर रेटिसेंट, यू आर वेरी शाय। मैं ज़्यादा सोशल गैदरिंग्स में भी जाता नहीं हूँ एक्टर होने के बावजूद, क्योंकि लोग ये हमेशा एडवाइस करते हैं कि आपको वहाँ जाना चाहिए, नेटवर्किंग करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। बट मेरे से वो नेचुरली होता नहीं है मैम। बट कैमरे के सामने आई थिंक दैट इज़ वन वे दैट आई रियली वांट टू एक्सप्रेस। और आई थिंक कलाकार वही होते हैं। अगर आप किसी पेंटर की या किसी अगर लेखक की भी बात करें तो वो अपने कलम के ज़रिए या अपने ब्रश के ज़रिए, या एक्टर्स जो कैमरे के सामने आके काम करते हैं वो अपने काम के ज़रिए अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट सूट्स मी। बिल्कुल, ये कमाल की बात है और बिल्कुल सही भी बात है कि एक्टर को पर्दे पर जिस रूप में लोग देखना चाहते हैं वो इस तरह से इतने समझदार, शांति प्रिय बिल्कुल। और आपके किरदार देख लो, हसीन दिलरुबा देख लो, ये बिल्कुल अलग किरदार था। और भी मिर्ज़ापुर में हम सब ने देखा, मिर्ज़ापुर फिल्म भी आ रही है लेकिन उसमें आप नहीं हैं, तो मिस कर रहे हैं खुद को? अनफॉर्चुनेटली यस, आई एम नॉट एबल टू बी अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म। बट आई एम श्योर बहुत अच्छी फिल्म होगी। जितना प्यार लोगों ने मिर्ज़ापुर को दिया है ऑलरेडी, वो प्लीज़ उसे और भी दें। सिनेमाघरों में जाके फिल्म देखें, मैं खुद जाके देखूंगा। बट क्योंकि मेरी खुद की कुछ कमिटमेंट्स हैं तो उनको पूरा करना उतना ही ज़रूरी है। एक और फिल्म श्री श्री रविशंकर पर आप कर रहे हैं, बहुत बड़ी फिल्म है जो जानकारी हम लोगों तक पहुंची है, तो उसके बारे में क्या बताएंगे? क्योंकि वो किरदार बिल्कुल अलग है जी। मतलब एक तरफ 12th फेल में हमने देखा एक स्टूडेंट का किरदार जो IPS अधिकारी तक बनता है और उसका कितना संघर्ष रहा, और वहीं दूसरी तरफ श्री श्री रविशंकर, उनकी जिंदगी ही बिल्कुल अलग है, अध्यात्म की दुनिया है। तो उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं विक्रांत? वो फिल्म की अभी शूटिंग चल रही है, ठीक है। और दिसंबर एंड तक फिल्म ख़त्म होगी। और ये एक कन्वेंशनल बायोपिक नहीं है, उनकी जीवनी पे आधारित नहीं है फिल्म।
है। पर एक बहुत ही अहम चैप्टर उनके जीवन में हुआ था 2016 में। आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में बहुत लोग जानते हैं, वो मेडिटेशन और योग जो सिखाते हैं और लाइफ स्किल्स जो उनकी इंस्टीट्यूशन जो है वो शेयर करती है। उसके अलावा उनका फिलैंथ्रफी वर्क जो है, जो पीस मेकिंग विश्व भर में, जो ग्लोबल पीस मेकिंग प्रोसेस का वो इतना अहम हिस्सा है, उसके बारे में अनफॉर्चुनेटली लोग नहीं जानते हैं ज़्यादा। तो ये फिल्म जो है ये कोलंबिया की जो सिविल वॉर हुई थी, हाँ, जो 52 इयर्स तक चली, जिसमें 6.5 लाख लोग डायरेक्टली अफेक्ट हुए थे, 2.5 लाख लोगों की जान गई थी, ये उसके ऊपर है। एंड कैसे लैटिन अमेरिका में 15,500 किलोमीटर दूर एक देश में जहाँ पे सिविल वॉर चल रही थी, इतने लंबे समय तक चल रही थी, वहाँ पे जाके एक भारतीय योग गुरु ने, एक फिलैंथ्रोपिस्ट ने कैसे वहाँ जाके पीस इनिशिएट किया, ये कहानी उसके ऊपर है। लेकिन उनकी जब वो बातचीत करते हैं बहुत आराम से, ठहर के, रुक के, तो उस डायलॉग डिलीवरी के लिए आपको क्या अलग से बहुत तैयारी करनी पड़ी, बहुत तैयारी करनी पड़ी। उनके साथ मैंने बहुत समय बिताया, उनके आश्रम बेंगलुरु जाके मैंने बहुत समय उनके साथ बिताया। वो जब मुंबई आते हैं तो मुलाकात होती है। तो अब तक तो ठीक ही चल रहा है, अब तक तो डायरेक्टर को ऐसा लग रहा है टिप्स उन्होंने दी कि मेरे जैसा बनने के लिए ये कर लो तो काम कर जाएगा। एक चीज उन्होंने, क्योंकि टफ है, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल इतने शांत हो, उनके जैसा रोल निभाना तो वास्तव में टफ है। मैंने इसलिए पहले भी ये कहा था कि आई कैन ओनली अटेम्प्ट टू बी हिम। मैं उनकी तरह नहीं बन सकता, एटलीस्ट इस जीवन में तो नहीं बन सकता। बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस प्रकार के इंसान हैं वो, ये वंस इन अ जनरेशन वाले लोग हैं। तो प्रयास ही किया है सिर्फ, अब तक डायरेक्टर ने कुछ नुक्स निकाला तो नहीं है, ठीक ही चल रही है गाड़ी अब तक। बट एक चीज़ उन्होंने ये बहुत हमसे कही थी, डायरेक्टर से और मुझसे कही थी, मोंटू बस्सी फिल्म के डायरेक्टर हैं, हमें बिठाया उन्होंने, और जब हम कोलंबिया जा रहे थे शूट पे, 2-3 दिन में निकलने वाले थे, तो उन्होंने एक चीज़ कही थी कि एंटरटेनिंग पिक्चर बनाना, प्रीच मत करना। और वो बड़े खुश मिजाज हैं, वो बहुत खुश रहते हैं, वो इंटरनल पीस जो है उनके अंदर। तो ही सेड कि यार ज़्यादा ना प्रीच मत करना। उनके चेहरे पे बहुत ग्लो भी दिखाई देता है, बिकॉज वो एक्चुअली जो इंटरनल पीस है, वो आप उनके आसपास रहेंगे, आप दूर से भी अगर उनको देखेंगे तो वो स्थिरता, वो जो एक आई मीन ही इज़ इनक्रेडिबल, मतलब मैं आई कैन गो ऑन एंड ऑन। एक जो ठहराव है उनके अंदर, वो आपको कोसों दूर से दिख जाता है। तो ये कहा था कि प्रीच मत करना, और वो बहुत ह्यूमरस हैं, उनका ही इज़ अ वेरी फनी मैन। तो ह्यूमर के ज़रिए अगर हम लोगों को कुछ अच्छा कह पाएँ तो अच्छी बात होगी। बाकी गो हैव फन, एंड जो भी बना रहे हो तुम अच्छे से ईमानदारी से बनाना। अच्छा। और किसी को प्रीच मत करना। हाँ, कब तक आएगी फिल्म? ये फिल्म उम्मीद है कि अगले साल मई तक आ जाएगी। अगले साल मई? जी, और 140 देशों में इस फिल्म को हम रिलीज़ कर रहे हैं। तो यार, जब आप पलट कर देखते हैं अपनी जर्नी को, कौन सी ऐसी फिल्म है, अगर मैं 12 फेल को छोड़ दूं, जो आप अपने दिल के सबसे करीब पाते हैं? चित्रा जी, आई बीन वेरी फॉर्चुनेट कि बीच में कुछ ऐसी फिल्में आई हैं जिनके लिए आई एम वेरी प्राउड ऑफ। और सिर्फ फिल्में ही नहीं, मेरी शुरुआत टेलीविज़न से हुई थी, मैंने लगभग एक पूरा दशक टेलीविज़न को दिया है। तो बालिका वधू एक ऐसा शो है जिस वजह से मैं लोगों के लिविंग रूम तक पहुंचा। बिल्कुल सच बात है, हम लोगों ने भी बहुत देखा था आपको उसमें, बालिका वधू में। जी, तो बालिका वधू है एक शो। मैंने एक और टीवी शो किया था, बाबा ऐसो वर ढूंढो, वो भी बहुत लोगों ने पसंद किया था। तो टाइम टू टाइम हर दूसरे तीसरे साल मुझे जनता ने एक मौका दिया है। तो बहुत सारी फिल्में हैं, बालिका वधू का नाम ले लिया। अभी एक मेरी पहली फिल्म जो थी लुटेरा, जिसमें रणवीर सिंह, सोनाक्षी सिन्हा भी थे, विक्रमादित्य मोटवानी की फिल्म थी। इतने कमाल के कलाकारों के साथ, टेक्नीशियंस के साथ काम करने का मौका मिला। उस फिल्म ने मुझे लोगों तक पहुंचाया सिनेमा के ज़रिए। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। आई एम वेरी प्राउड ऑफ व्हाट आई डिड 2 years ago। सेक्टर 36 मैंने एक फिल्म की थी, वो भी आई एम वेरी हैप्पी। तो बीच में मौका मिलता रहा है। कई हिट्स देने का, चाहे छोटे पर्दे का एक दौर रहा हो, चाहे उसके बाद बड़े। एंड मीडियम डज नॉट मैटर। मैं मिर्ज़ापुर की भी बात कर सकता हूँ कि आई एम सो प्राउड ऑफ मिर्ज़ापुर। इतना प्यार दिया है लोगों ने मिर्ज़ापुर को, सीज़न 2, 3 को भी, और आज जैसे हम बात करें फिल्म भी बन रही है।
एक आम आदमी तो उसमें कमियां भी निकाल सकता है कि सीजन 1 में आपने ये कमाल किया, सीजन 2 में इनको क्यों नहीं लिया, फिर सीजन, मतलब मैंने देखा है लोगों के रिएक्शन मिर्जापुर को लेकर, उसको बहुत प्यार मिला है लोगों का। बिल्कुल। और जितने भी सीजन वो आएंगे मुझे लग रहा है कि उसी तरह से वो कमाल करता जाएगा। तो मिस करते हैं आप उसे? नहीं, मैं देखता हूँ। हाँ, जिस दिन पता होता है कि क्योंकि मैं मिर्ज़ापुर का हिस्सा रहा हूँ, तो मुझे एक दिन पहले पता चल जाता है कि रात को आ रहा है, तो रात को जब आता है तो पूरी रात को बिंज वॉच करके देख लेते हैं। आई एम अ फैन ऑफ मिर्ज़ापुर एक्चुअली। तो आपको टाइम मिल जाता है इतने बिजी शेड्यूल में बैठ के OTT प्लेटफॉर्म पर या फिल्में देखना? नहीं, मतलब कुछ चीज़ें, जैसे मिर्ज़ापुर है वो मेरा शो है, वो मेरे दिल के बहुत करीब है, तो उसके लिए समय हम निकाल लेते हैं। अदरवाइज़ थोड़ा बिजी चल रहे हैं आजकल, और तो इतना देख नहीं पाता जितना देखना चाहता हूँ। अच्छा। या फिल्म इंडस्ट्री में जब आप आए तो किसको देखकर, मतलब एक होता है रोल मॉडल कि इनके जैसा बनना है, ऐसी एक्टिंग करनी है, तो ऐसा कोई था या लगा कि नहीं मुझे एक्टिंग जो मिलती जाएगी मैं खुद अपनी पहचान बनाऊंगा, ऐसा रहा? नहीं, द लार्जर आइडिया ऑफ कोर्स रिमेन्स कि मैं खुद अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ, बट ऑफ कोर्स देयर आर पीपल यू लुक अप टू। आप कुछ एक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं जिनसे आप इतने प्रभावित होते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं जिनकी तरह मैं बनना चाहता हूँ, हालांकि मैं स्पोर्ट्स में नहीं हूँ, बट दे हैव इंस्पायर्ड मी। जैसे राहुल द्रविड़ हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को पूरे जीवन एज अ प्लेयर, एज अ कोच कंडक्ट किया है, आई हैव बीन हाईली इंस्पायर्ड बाय द वे ही हैज़ कंडक्टेड हिमसेल्फ, स्पेशली इन पब्लिक लाइफ। तो उनसे प्रभावित हूँ मैं। पर अगर एक एक्टर का मैं नाम लेना चाहूँ जिनकी तरह मैं बन तो नहीं सकता, बट उनके तरह काम करना चाहता हूँ। मतलब अपने जिन कहानियों के ज़रिए उन्होंने लोगों को एंटरटेन भी किया और अपनी कला भी दिखाई, तो वो आमिर खान हैं, इरफान साहब हैं। हाँ। तो अगर इन लोगों की तरह मैं इनकी तरह कुछ करना चाहता हूँ। अभी आमिर खान का मैंने इंटरव्यू लिया था 2 महीने पहले, तो फिर उनकी ओर से कहा गया था कि उनकी फिल्में जब फ्लॉप हो जाती हैं तो वो कमरे में अपने आप को बंद कर लेते हैं और खूब रोते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। फैमिली को भी पता होता है कि अपने आप को रीस्टार्ट करने के लिए, आप ही की फिल्म के उस डायलॉग का मैं बार बार जिक्र कर लेती हूँ कि दोबारा से तैयार करने के लिए वो अकेले रहना चाहते हैं। very sensitive और man. खूब रोते हैं अपनी फिल्मों के फ्लॉप होने पर। और अभी उन्होंने 60 साल अपनी उम्र के भी कंप्लीट किए, लेकिन फिर भी एक के बाद एक कई फिल्में वो दे रहे हैं। तो जब आप निराश होते हैं, कोई फिल्म ऐसी हो या कुछ ऐसा हो जो मन मुताबिक नहीं हो और लगे कि इसमें इतनी मेहनत की थी और मैं असफल हो गया, तो विक्रांत मैसी क्या करते हैं खुद को रीस्टार्ट करने के लिए? आमिर सर की अगर बात कहूँ तो ये जो आपने बताया वो सच है, और वो बहुत ही सेंसिटिव है। ही इज़ अ वेरी वेरी सेंसिटिव मैन। एंड मैं क्या करता हूँ, तकलीफ़ होती है, अच्छा नहीं लगता है जब कोई फिल्म नहीं चलती या जिस इंटेंशन से आप बनाते हैं वो इंटेंशन लोगों तक नहीं पहुँच पाता है। बट आई थिंक दैट्स द नेचर ऑफ द जॉब। अगर वो उतार चढ़ाव नहीं चलेंगे तो फिर मज़ा भी नहीं आता है। तो मैं भी 2-3 दिन तो लेता हूँ, बट देन फिर वही रीस्टार्ट वाली जो फिलॉसफी है वो मुझसे बहुत इट्स समथिंग दैट आई रेजोनेट विद, तो फिर रीस्टार्ट करते हैं। विक्रांत मैसी के लिए सफलता का मूल मंत्र क्या है? सफलता का मूल मंत्र, देखिए, सक्सेस की डेफिनेशन आई थिंक हर दौर में बदलते हैं। जब मेरे पेरेंट्स की जनरेशन थी, जब वो हमें बड़ा कर रहे थे, उनके लिए सक्सेस ये था कि बच्चों को खाना खिला दें या स्कूल भेज दें या इंग्लिश मीडियम स्कूल भेज दें और सर पे छत हो। बिल्कुल, ये उस जनरेशन के लिए था। उसके पहले की जनरेशन के लिए आज़ादी सक्सेस था। एक तो एवरी जनरेशन, आई थिंक द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस कीप्स चेंजिंग। मेरे लिए इस वक्त सक्सेस का डेफिनेशन ये है कि मैं वो काम कर पाऊँ जो मैं करना चाहता हूँ। वो सक्सेसफुल होता है नहीं होता है वो मुझे नहीं पता, मैं प्रयास करता रहूँ, रात को सुकून की नींद सो पाऊँ, और अपने परिवार के साथ रहूँ, सुकून की नींद हो, बड़ों का आशीर्वाद हो, थोड़ी बहुत दुनिया देख लूँ, ये सक्सेस का डेफिनेशन है। 4 अच्छे लोग हों आसपास, वो सक्सेस का डेफिनेशन है। आपने परिवार का जिक्र किया, जब आपके फैमिली में एक छोटे से बच्चे का आगमन होता है और उसके तुरंत बाद आपकी ओर से अनाउंस किया जाता है कि अब मैं ब्रेक ले रहा हूँ, लेकिन उसको गलत तरीके से कि संन्यास ले लिया, इस तरह की खबरें चली, हेडलाइन बनी, तो फिर जिसने लगातार एक कंसिस्टेंसी के साथ निरंतरता रही आपके काम में, 10 साल पहले छोटे पर्दे, उसके बाद बड़े पर्दे पर लगातार काम करते जाना और अचानक से ब्रेक ले लेना,
तो ये नहीं लगा कि ऐसा ना हो कि मतलब लौट कर मैं कैसे आऊंगा? आपने अपनी फिल्म में अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ कविता अपने फादर के साथ उस फिल्म के अंदर आप शेयर करते हैं, तो लौट कर आऊंगा, क्या इसका डर नहीं था कि ऐसा ना हो लोग भूल जाएं? कभी इस तरह का वो नहीं रहता, डर नहीं रहता है? नहीं, आई डोंट थिंक मैं इस तरह से ऑपरेट करता हूँ, वो सबकॉन्शियसली भी नहीं आता है मेरे दिमाग में। उस वक्त सही क्या लगता है मैं उसी को फॉलो करता हूँ, फिर चाहे वो काम में हो या निजी जीवन में हो। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि आई नीड टू गो बैक टू माई फैमिली एज मच एज माई फैमिली वांटेड मी। मैं घर जाना चाह रहा था, बिकॉज छोटा बेटा हुआ था। उसकी मेमोरी जो भी थी मेरे फ़ोन पे ही थी, और जब उसने पापा बोलना शुरू किया और जब उसके मूर्ति तरह दांत निकलने लगे, तो मुझे लगा कि काम रुक सकता है, ये नहीं रुकेगा। जो लाइफ का जनरल प्रोग्रेशन है वो चलता रहेगा। तो अपने आप को कहीं ना कहीं रीफिल करने के लिए और रीस्टार्ट करने के लिए आई थिंक घर जाना ज़रूरी था। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि आप लगातार जब सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रही हो और वहाँ पर जाकर ब्रेक लें, तो मन में नहीं रहता है कि मैंने तो एक जगह बना ली है, ऐसा ना हो ये जगह चली जाए, कोई और आकर इस जगह को भर दे। देखिए, लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मेरे बाद भी लोग आएंगे, मेरे से पहले भी लोग थे। तो आई थिंक वर्क लाइफ बैलेंस की जो हम बात करते हैं, सिर्फ बातें ना करें और अगर उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो बहुत ज़रूरी है। और सफलता, जैसे मैंने कहा, मेरे लिए वो भी सफलता है कि मैं अपने घर 7 महीने ब्रेक लेके बैठ सकता हूँ, जो मैं मान लीजिए 10 साल पहले सोच भी नहीं सकता था। तो 7 महीने घर बैठा, अपने घर वालों के साथ समय बिताया, अपनी सारी फिल्में देखी, पूरा रीवैल्यूएट किया कि अच्छा मैंने यहाँ ठीक नहीं किया या फिर मेरे को ये ठीक करना है आगे। तो वो भी एक प्रकार की सफलता ही है मेरे ख्याल से। साबरमती रिपोर्ट के बाद आपने ब्रेक ले ली थी तुरंत, और उसमें आपने एक रिपोर्टर का किरदार निभाया था, वो भी हमने देखी थी आपकी। अब अगला लक्ष्य क्या है? मतलब एक तो श्री रविशंकर की हमने बात कर ली, अब विक्रांत अपने आप को आगे कहाँ देखना चाहते हैं? मेरा फोकस इस वक्त सिर्फ वाइट पे है, गुरुदेव श्री रविशंकर जी की फिल्म पे है। बहुत काम करना है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी सी एक अब महसूस होने लगी है कि जनता ने जो प्यार दिया है तो उनके समय के काबिल बनना है और उनकी कहानियों को लोगों तक पहुंचाना है। तो प्रयास वही है कि आगे बढ़ें और अच्छी कहानियाँ बोलें, एंटरटेनमेंट के साथ साथ इंस्पायर भी अगर हम कर पाएँ, क्योंकि सिनेमा, चित्रा जी, बहुत ही इंस्पायरिंग मीडियम है। बिल्कुल बिल्कुल। जो ये पुरानी कहावत हम कहते हैं, सिनेमा एंड सोसाइटी दे रिफ्लेक्ट ईच अदर। तो अगर वो मैं अपने प्रिविलेज और अपने मीडियम के ज़रिए मैं कुछ साल और कर पाऊँ तो अच्छा रहेगा। एक डायलॉग के साथ इस कार्यक्रम का अंत मैं करना चाहूँगी। आप क्या बोलकर हमारे दर्शकों को इंस्पायर करेंगे, और इसी के साथ ही साथ सफलता का मंत्र जो आपके जैसा बनना चाहते हैं उनके लिए आप प्रेरणा के क्या शब्द पहुंचाना चाहेंगे? मैं आई डोंट नो, दिस इज सो टफ। मैं क्या ही कहूँ, बस मैं ये कह सकता हूँ कि खुद पे विश्वास रखें, एंड ख़ास तौर पे जो यूथ है हमारे देश का, खुद पे विश्वास रखें। एंड और जो छोटे छोटे शहरों में लोग हैं, मैं हमेशा उनसे ये कहता हूँ कि ओन योर रूट्स। आप जहाँ से भी आते हैं आप यूनिक हैं। मे बी everybody might not resonate with you, but you will always find your tribe. सॉरी मैं अंग्रेजी में ये कह रहा हूँ क्योंकि कभी कभी मैं सोचता अंग्रेजी में हूँ। तो इतना ही कहूँगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो कविता है, बस वही कहना चाहूँगा। वही मेरा मूल मंत्र है जो हम पहले कह रहे थे कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। और नए गीत के साथ आप एक बार फिर से तैयार हैं, लेकिन वो गीत सुरों के जरिए नहीं बल्कि एक्टिंग के रूप में ढलता हुआ आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाई देने वाला है। बहुत धन्यवाद और कांग्रेचुलेशन एक बार फिर से। यकीनन आपने हम सब के लिए एक बहुत बड़ी लकीर खींची है, प्रेरणा के बहुत बड़े स्रोत हैं आप। और आपने अटल जी की वो पंक्तियां कही, तो मैं आपकी फिल्म की वो पंक्तियां जिसको आप लोगों ने थोड़ा चेंज कर लिया था अटल बिहारी वाजपेयी के, उन पंक्तियों के साथ समाप्त करूंगी। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, आंसू ना बहाऊंगा सिर्फ मुस्कुराऊंगा, कह देना भाग्य से कि मैं लौट कर फिर आऊंगा। और आपने 7 महीने के ब्रेक के बाद लौट कर ये जो कमाल किया है राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ, यकीनन ये अपने आप में हिस्ट्री है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, सच अ प्लेजर। थैंक यू। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।
है।